अपनी कुर्सी की कुर्बानी दी है बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने। दरअसल दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा और कुछ ही घंटे बाद एमएलसी देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) एक ऐसा कानून जो बिना कोई चुनाव जीते किसी को भी मंत्री बनने की सहूलियत देता है। इसी कानून के तहत आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी पहले नीतीश कैबिनेट फिर सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। पर इस कानून में एक पेच ये है कि ये नियम केवल 6 महीने की अस्थायी छूट ही देता है, यानी 6 महीने के भीतर अगर किसी भी सदन की सदस्यता नहीं मिली तो मंत्री पद जा सकता है। इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई। दरअसल 20 नवंबर 2025 को दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने, बिना विधानमंडल के सदस्य के मंत्री बनाए गए। 7 मई 2026 को नई सरकार बनने पर दोबारा मंत्री बने। पहली बार मंत्री बनने के बाद 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने की अवधि 20 मई 2026 को समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट में दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और बिहार सरकार से पूछा कि बिना एमएलए या एमएलसी रहे दीपक प्रकाश किस अधिकार से मंत्री बने हुए हैं। कोर्ट की टिप्पणी के कुछ ही घंटों बाद बिहार में एक बड़ा सियासी खेला हो गया। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने शाम के करीब 4:30 बजे विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने इस्तीफा दे दिया। सभापति को आपने इस्तीफा दिया और सभापति को इस्तीफा देने का सर क्या कारण? बड़ा लोगों में लगता है कि मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना। देवेश कुमार ने तो कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि देवेश कुमार ने दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान की। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय की है। अब देखना होगा कि दीपक प्रकाश कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले शपथ लेते हैं या इस सियासी पिक्चर में कोई और प्लॉट ट्विस्ट आता है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। सम्राट चौधरी से मुलाकात कर दीपक प्रकाश के मुद्दे पर बातचीत की। दीपक प्रकाश जल्द ही एमएलसी बन सकते हैं। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद एमएलसी के लिए सीट खाली हो गई है। अब जरा राज्यपाल कोटे से मनोनीत एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे और दीपक प्रकाश की आसान होती राह को समझते हैं। तो देवेश कुमार मार्च 2021 में एमएलसी बने, राज्यपाल के मनोनयन पर एमएलसी बने। 2027 में कार्यकाल पूरा होने वाला था। दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य अभी नहीं है, तो दीपक के मंत्री बने रहने पर सवाल भी उठे। दीपक के मंत्री बने 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और संवैधानिक संकट का समाधान की कोशिश की गई है। अब देवेश की जगह एमएलसी दीपक बन सकते हैं। दीपक एमएलसी बने तो मंत्री पद बच जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, और ये खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। 2 गैर कश्मीरी को गोली मारी गई है। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर को गोली मारी गई है। इलाज के दौरान दूसरे की भी मौत हो गई है। पहले मजदूर दीपक रात्रे की मौत हुई है, बाद में घायल भूपेंद्र की भी मौत की खबर है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। तो कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 गैर कश्मीरी को गोली मारी गई है। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर को गोली मारी गई है। इलाज के दौरान दूसरे की भी मौत की खबर है। पहले मजदूर दीपक रात्रे की मौत हुई और अब घायल भूपेंद्र की भी मौत हो गई है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन यहां तेज है।
तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह घटना हुई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से तेज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले ये बताया जा रहा है घायल भूपेंद्र की भी अब मौत हो गई है। तो कुलगाम में आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के सक्ती के रहने वाले एक मजदूर दीपक रात्रे की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। एक साल पहले परिवार के साथ मजदूरी करने जम्मू कश्मीर गया था। कल आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। घटना की खबर जैसे ही घर वालों को मिली, घर के लोग सदमे में डूबे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आज आतंकवादी हमला हुआ है। उस आतंकवादी हमले में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के रहने वाले मजदूर दीपक रात्रे की जो है मौत होने की जानकारी मिल रही है। इस घटना की जानकारी जैसी छत्तीसगढ़ सरकार और सक्ती जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जानकारी मिली है, तो जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो जो है अनिल जो दीपक रात्रे हैं उसके घर पहुंचे हैं। हमारे साथ पुलिस के जवान हैं, वो आप देख सकते हैं, वो उनके घर पे पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है और किस लिए आप लोग यहाँ आए हैं, बताएंगे। देखिए, मुझे उच्च अधिकारी एवं अपने थाना प्रभारी महोदय से आदेश मिला था कि जैसे अभी वहाँ जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि दीपक रात्रे का शहीद हो गए हैं, तो उसकी सूचना जो है उनके परिजन को देने के लिए बोला गया था मुझे। तो उसके लिए मैं अपने स्टाफ के साथ में इसकी सूचना देने उनके परिजन उनके मामा के गांव ग्राम हरदीडी आया। तो देख सकते हैं जयजयपुर पुलिस के जो जवान है वो मौके पर पहुंचे हैं और वो उनके द्वारा जो है तस्दीक कर ली गई है। और जो दीपक रात्रे है जो कुलगाम में आज आतंकवादी हमले में जो है जिनकी मौत हुई है, उनके जो परिजन हैं उनको जो है जानकारी दे दी गई है। बहरहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद जो सक्ती जिला के प्रशासन है, इसके साथ ही साथ पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो जो है अलर्ट मोड पे है और परिवार को जो है किसी तरह की जो है तकलीफ ना हो उसके लिए हर संभव मदद करने। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया है। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने नया वीडियो पोस्ट किया है और कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने मुझे गालियां दी, मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी गई। मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। बच्चों को अदालत के चक्कर कटवाना सही नहीं है। ये बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखानी है। गुमराह बच्चों को राह दिखानी है। बच्चों को सजा देने का मकसद नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। देश भर में पेपर लीक रोकने के लिए नया सख्त कानून लागू हो गया है। कानून मंत्रालय ने 31 जुलाई 2026 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसे द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026 नाम दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल इसी हफ्ते पास हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब पूरे देश में प्रभावी हो गया है। युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने सख्त कानून का वादा किया था। अब इस वादे को पूरा कर दिया गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है, बड़ी खबर है। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे हैं। आज से कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें लागू हैं। दिल्ली में 192 रुपए सस्ता सिलेंडर हो गया है, तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हैं जो 19 किलो के होते हैं। आज से ये नई कीमतें लागू हैं। दिल्ली में 192 रुपए सस्ता सिलेंडर हुआ है, तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। कम दाम में जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका इस्तेमाल अब किया जा सकेगा। दिल्ली की बात करें तो 192 रुपए सस्ता ये कमर्शियल सिलेंडर हो चुके हैं। वेतनमान और अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर पटना नगर निगम के कर्मचारी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। इसी बीच देर रात नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और सफाई अभियान चलाया। प्रशासन का कहना है कि हड़ताल के बीच भी शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। मोतिहारी में भूमाफिया की नजर अब सरकार की जमीनों पर है। मोतिहारी के पुराने हवाई अड्डा की जमीन पर भूमाफियाओं ने मिट्टी भराई का काम शुरू कर दिया था, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को लगी और जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भूमाफिया को खदेड़ा। साथ ही पुलिस ने माफिया का हाईवा, कार, स्कूटी को जब्त करते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। छतौनी थाना इलाके में हवाई अड्डा मैदान में भूमाफिया जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। सुबह हम लोग को जानकारी मिली थी कि रात में कुछ लोगों के द्वारा उसमें मिट्टी गिराई जा रही है, तो उसमें अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वो इसकी जांच करें। और इसमें ये भी सूचना मिली कि कुछ गाड़ियां भी जब्त हुई, तो अंचलाधिकारी को नियमानुसार उस पर एफआईआर जांच करके एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बघाल से बड़ी खबर है, जहां पेड़ से लटका युवती का शव मिला है। युवती 3 दिनों से लापता थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा। सभी पहलुओं पर पुलिस की जांच जारी है। बता दें कि पिपरासी थाना क्षेत्र के भिलोरवा टोला की घटना सामने आई है, जहां पेड़ से लटका युवती का शव मिला है। युवती 3 दिनों से लापता थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। ये वही जगह है जहां से शव बरामद किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से मौत का खुलासा होगा। बड़ी खबर नवादा से है, जहां नारदीगंज थाना क्षेत्र के इचुआ गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मुंद्रिका मांझी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि काम करने के बाद पास में ही वो शराब पीने गया था, जहां शराब मिलती थी। इसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। पुलिस के जवानों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि महिला के पुलिस के जवानों ने पिटाई के दौरान मुंद्रिका मांझी के सीने पर चढ़कर भी दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में अभी तक उत्पाद विभाग का कोई बयान नहीं आया है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। सर वहाँ थोड़ा शराब मिलता है, ये गया काम किया और चल गया घर, और उतने पीने के लिए, और उतने ही देर में पुलिस आया। जितना वहाँ लोग था भाग गया सब। और भाई हम लोग का पता नहीं है, गांव वाला बता रहा है। और उसके बाद हम लोग का खबर आया कि बेहोश पड़ा है। गए देखे तो बस लाश इसका है। कैसे मौत हुआ? और भाई उतना ही देर पुलिस, वो गांव वाला कहता है पुलिस मारा इसको। उसी समय रेड मारा गया, रेड मारने गया तो पुलिस सब भाग गया, रह गया। और उसी जो है पुलिस, ऐसा सूचना मिला है कि पुलिस के द्वारा उसको मारपीट किया गया
और कुछ लोग बोले कि उसके सीना पर जूता का निशान है। इससे प्रतीत होता है कि वो जो है उसके सीना पे चढ़ के जूता पे चढ़ गए, जिसके चलते उसकी प्राण चली गई है। और यही सब तो बोले हैं लोग, वहाँ का जो लोग है। कैसे लोग ग्रामीण द्वारा बता रहे हैं कि यह जो यहाँ पे पुलिस की टीम रेड किया था, ठीक है, अबकारी वाला जो एक्साइज वाला है जी, तो उन्हीं समय में कहना है कि मारपीट किया है। आबकारी की टीम? हाँ, आबकारी टीम ग्रामीण का कहना है। क्या मतलब इनका जुर्म था? जुर्म क्या था उनका? अब इनका जुर्म तो पता चलेगा बाद में ही पता चलेगा। नहीं कि आबकारी की टीम क्या रेड करने गई थी? हाँ, जैसे बता मंत्री मदन सहनी के बेटे को धमकी देने के मामले में आरोपी कन्हैया सहनी गिरफ्तार किया गया है। साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर से गिरफ्तार किया गया है। 24 जुलाई को मंत्री के बेटे को धमकी दी गई थी। मोबाइल पर कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी के साथ पैसे भी मांगे गए थे। खबर मधुबनी से है, जहां जयनगर अनुमंडल अस्पताल में सर्पदंश के शिकार बच्चे की मौत के बाद हंगामा हो गया। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। इससे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी जान बचाकर अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके चलते मासूम की मौत हो गई। उधर सूचना मिलते ही जयनगर के डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल अस्पताल परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। बच्चा का सांप काटा है, पड़वा में सांप काटा है। बच्चा को लाने में हम लोग को 20 मिनट लगा है पड़वा से, ठीक है। वो वहाँ आया तो डॉक्टर साहब बोल रहा है वहाँ नहीं भर्ती है, तो प्राइवेटी में ले गए हम लोग। प्राइवेटी में ले गए, प्राइवेटी में बोल रहा है सरकारी में ले जाइए। सरकारी में ले गए तो डॉक्टर साहब नहीं चेक किया नहीं कुछ। इसके बाद डॉक्टर साहब हाथ जोड़ता है, हमको बोलता है नहीं हमसे ले जाइए बच्चा को। मौसम विभाग में आज बिहार के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन 16 जिलों में बारिश के साथ साथ गरज और ठनका गिरने की संभावना है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बताया कि आज से अगले 5 दिनों तक अधिकतर जिलों में मौसम सुहाना रहेगा। बावजूद उसके पूरे बिहार में 42% बारिश कम हुई है। 16 जिलों में आज बारिश होने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार के लगभग 16 ऐसे जिले होंगे जहां पे बारिश जो है वो हो सकती है और इसके साथ साथ गरज के साथ यहां पे आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना जो है वो जताई गई है। और मौसम विभाग ने इन 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में बारिश होने को लेकर यहाँ पे पूर्वानुमान जो है वो जताया है। लेकिन लगातार इसके बावजूद जो है अभी तक बिहार में बताया जा रहा है कि सामान्य से 42% कम जो है वो बारिश अब तक रिकॉर्ड किया गया है और ये सबसे परेशानी का कारण है। मानसून लगातार एक्टिव है लेकिन बावजूद उसके जो है वो जिस मात्रा में बारिश होनी चाहिए वहाँ पे अब तक बारिश नहीं देखी गई है। हालांकि कई जगहों पर थोड़ी थोड़ी बारिश जरूर हो रही है लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश की मात्रा जो है वो नहीं हो रही है। वैसे जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर के अलर्ट भी जारी है, लोग सावधान जरूर रहें। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी लोग जो बाहर निकलते हैं वो अपनी सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ बारिश हो रही है बिहार के लगभग कई जिलों में, लेकिन बावजूद उसके कई लोगों की जानें जो है आकाशीय बिजली से जाती रही है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। सीतामढ़ी में बागमती नदी के तटबंध को मजबूत बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बाढ़ से सुरक्षा के लिए रुन्नीसैदपुर, बेलसंड और सुप्पी प्रखंड में तटबंध का पक्कीकरण किया जा रहा है। इससे बाढ़ के दौरान कटाव और पानी के दबाव से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। निर्माण पूरा होने के बाद यह तटबंध आसपास के गांवों के लिए बेहतर संपर्क मार्ग भी बनेगा। इससे लोगों का आवागमन पहले से अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा।
3 दिनों से हो रही अच्छी मानसून की बारिश के बीच रामगढ़ जिले में धान रोपनी की शुरुआत हो चुकी है। महिलाएं पारंपरिक सामूहिक गीत के साथ धान की रोपनी में जुट गई हैं। साथ ही अच्छे फसल की कामना कर रही हैं। धान रोपनी में जुटी महिलाओं ने बताया कि हमारे पूर्वज भी गीत गाकर रोपा लगाया करते थे। अब हम पीढ़ियों से चली आ रही परंपरागत गीत के बीच धान की रोपनी कर रहे हैं। रामगढ़ जिले में मानसून की बारिश अब हो रही है। ऐसे में किसान खेतों में हैं और रोपनी के समय में ये परंपरागत गीत गा रहे हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। अच्छी फसल के लिए ये गीत गाया जाता है। देख सकते हैं पतरातू प्रखंड क्षेत्र का ये दुर्गी गांव है जहां पर ये धान की रोपनी जो है शुरू हो गई है और मंगल गीत गाया जा रहा है। चूँकि अच्छे फसल की कामना इस गीत के माध्यम से कर रहे हैं। इनके पूर्वज भी इसी गीत को गाते हुए धान की रोपनी करते थे और अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये गीत इन तक पहुंची है। और ये देख सकते हैं धान की रोपनी यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं और गीत भी गुनगुना रही हैं। सीधे हम बात करेंगे। रोपनी शुरू हो गई? हाँ, रोपनी शुरू हो गई। तो आप लोग अभी गीत गा रही थी, किस लिए गीत गा रहे थे? पहले हम लोग रोपा रोपते थे तो सब गीत गाते थे, इसीलिए। अच्छा, तो अच्छा फसल के लिए? हाँ, अच्छा फसल के लिए खेत में गीत गाया जाता है। गाया जाता है कि अच्छी फसल हो। धान के पूर्वज भी इस गीत का गाते थे? पूर्वज गाते थे और हम लोग भी गाते थे। तो देख सकते हैं पूजा पाठ के बाद महिलाएं जो हैं गीत गाते हुए यहाँ पर धान की रोपनी कर रही हैं। अच्छे धान के फसल के लिए यहाँ पर रोपनी कर रही हैं और ये पीढ़ियों से जो है ये गीत जो की परंपरा जो है इन तक आई है और अब जो है ये गीत गाते हुए धान की रोपनी कर रहे हैं ताकि जो है धान की फसल अच्छे तरीके से हो सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड में कुछ दिनों से हो रही बारिश से अब कृषि विभाग भी चिंता मुक्त दिख रहा है। जुलाई के महीने में हुए बारिश पर झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ईश्वर का शुक्रगुजार है कि जुलाई के महीने में ठीक बारिश हुई है। इस साल सुखाड़ का अनुमान था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में तूफान का असर रहा कि झारखंड में जुलाई के महीने में तकरीबन 77% बरसात हुई है, जिससे किसान खुश हैं। कारी होगा कि एल नीनो का असर पूरे देश भर में होने वाला था और हम लोगों ने, हमारे विभाग ने इस अनुसार तैयारी भी कर रखी थी। संजोग से और मुझे लगता है ईश्वर की कृपा हुई कि जो बंगाल के खाड़ी में तूफान उठा है उसके वजह से जुलाई के महीने में अच्छा खासा बारिश हुआ है। प्रेजेंटली जो वर्षा का अनुमान था, जो एक अच्छा वर्षा होना चाहिए, उसका 77% में हम लोग चल रहे हैं। गोपालगंज में नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। अस्थायी नौकरी, मानदेय बढ़ाने और मेडिकल सुविधा की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने शहर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हड़ताल की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। कई जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे लोगों को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तीन मांग है सरकार से, चाहे मुख्य जमदार हो चाहे कोई भी हो। हम लोग को बहुत दबाव देता है, लोग काम का शोषण करता है लोग ज़्यादा। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को मेडिकल चाहिए सुविधा। उसके अलावा हम लोग को थाकापन जैसे ठीका पर चलता है वो बंद किया जाए। कल बात भाषा बसी हुआ था चेयरमैन के सामने, तो चेयरमैन साहब यही बात बोले थे कि तारा पास अगर चिट्ठी हो गए तो लेके आओ, हम तारा के अनुबंध पर मतलब निकाल के हम तारा के एक दिन में कर दिया जाए। कि किसी का 20 साल हो गया, किसी का 10 साल हो गया काम करते हुए, किसी का 15 साल हो गया, लेकिन आज तक ले यहाँ के नगर परिषद के चाहे ये अस्थायी नहीं किए हैं लोग आज तक ले। चाहे चेयरमैन हो चाहे स्कूटी साहब हो, आज तक ले अस्थायी नहीं किए उन लोग। और ना ही कोनो ये लोग चीज दिए हैं पहनने ओढ़ने का, सेफ्टी का भी कितने मिला? कोई चीज नहीं दिए हैं। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।